21 दिन हो चुके हैं, युद्ध अपने परवान पर है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा। आईसीजे का फैसला सभी पक्षों के लिए बाध्य है। वहीं आईसीजे का फैसला आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की है। आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग थलग कर देगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं महायुद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होते हुए 21 दिन बीत चुके हैं। पाबंदियों की अंबार लगा दी गई, बावजूद इसके शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। ऐसे में डर है कि अगर कुछ दिन और युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन भूखमरी और महामारी का भी शिकार हो सकता है। इक्कीस दिनों से जारी रूस यूक्रेन में वार, बिखरता यूक्रेन, भूखमरी का वार। युद्ध से लाखों बेघर, हजारों दिए मार। लौटेगी शांति या होगा सत्यानाश? ये तस्वीरें चीख चीख कर मानवता को मुंह चिढ़ा रही हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। बदलते दिन के साथ रूस यूक्रेन की जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कीव में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं है। मंगलवार को पूरी रात तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, जो कि सुबह भी जारी रही। तबाही का आलम यह है कि 24 फरवरी से चल रही इस जंग में यूक्रेन के 103 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा मासूम घायल हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक हर दिन 1.5 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजियों के लिए बनी एजेंसी UNHCR के प्रवक्ता मैथ्यू सॉल्ट मार्श ने बताया कि यूक्रेन से पलायन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इतनी तेजी से पलायन हो रहा है। ऐसे ही UNDP यानी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा कि अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो 99% यानी 10 में से 9 यूक्रेनी भूखमरी या अत्यंत गरीबी की स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये ऐसा दौर हो सकता है जो देश को 2 दशक पीछे धकेल देगा। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये बात सामने आई है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना मुश्किल होता चला जाएगा। बौखलाहट में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ये चिंता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जाहिर की है और इसकी वजह है यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। साथ ही यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी यह आशंका जाहिर की है कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हुआ तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होगा। क्योंकि युद्ध शुरू होने के साथ ही पुतिन साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब बुझेगी बर्बादी की ये आग। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन शांति की एक लकीर फिर से दिखी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ये बड़ा बयान दिया है। सुनिए। यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत कठिन है।
लेकिन कुछ समझौतों पर सहमति बन रही है। वहीं यूक्रेन की भाषा में भी नरमी साफ दिख रही है। अब रूस की ओर से ज्यादा यथार्थवादी मांगे की जा रही हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। ये सारी बातें उम्मीद की वो किरणें हैं जिससे युद्ध का अंधेरा छटेगा और न सिर्फ इंसान बचेंगे बल्कि इंसानियत भी बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रूस यूक्रेन के बीच ये लड़ाई अब 21वें दिन में आ चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है। युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर पहुंच चुका है और रूसी धमाकों में देश का ज्यादातर हिस्सा खंडहर बना दिख रहा है। वहीं आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस की कमर तोड़ दी है। युद्ध से चारों तरफ पसरा मातम। यूक्रेन में शहर शहर तबाही के मंजर। आर्थिक रूप से टूट चुका है यूक्रेन। इक्कीस दिन पूरे, रूसी अरमान अधूरे। युद्ध के 21वें दिन यूक्रेन के कई शहर धूल में मिल चुके हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। उस वक्त यूक्रेन ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन नेटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बन सकता। इधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने देश के विकास को काफी धीमा कर दिया है, जिससे देश में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया गया है। IMF का दावा है कि यूक्रेन युद्ध लंबी अवधि में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को मौलिक रूप से नया रूप दे सकता है। IMF के मुताबिक मानवीय पीड़ा और ऐतिहासिक शरणार्थी संगठन से परे युद्ध खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा रहा है, मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है और लोगों के इनकम को कम कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि मारियुपोल में लड़ाई के दौरान रूस के मेजर जनरल ओलेग मित्येव मारे गए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 46 वर्षीय मित्येव का मंगलवार को निधन हो गया। मित्येव ने 150वीं मोटरसाइज्ड राइफल डिवीजन की कमान संभाल रखी थी। उधर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस अब गोला बारूद के साथ साथ सैन्य कर्मियों के संकट का भी सामना कर रहा है। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस यूक्रेन में अपने कर्मियों के नुकसान की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर रहा है। रूस आक्रामक अभियान चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। खासकर यूक्रेनी बलों के निरंतर प्रतिरोध को लेकर रूस के लिए आक्रामक संघर्ष करना भी मुश्किल हो रहा है। युद्ध को लेकर यूक्रेन के स्थानीय नेताओं में आक्रोश है। स्थानीय प्रतिनिधियों के मुताबिक रूस ने दक्षिणी बंदरगाह वाले शहर पर एक और हमले के दौरान लगभग 500 लोगों को बंधक बना लिया है। इधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी में एक अपार्टमेंट इमारत और अन्य संरचनाओं को तबाह कर कीव पर बमबारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन से देश लौटे डूंगरपुर के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है।
जिसमें छात्रों को कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। यूक्रेन से लौटी छात्रा ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन मुश्किल है, लिहाजा सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड हम यूक्रेन से वापस इंडिया आ गए थे क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा था। तो अभी हमारी स्टडीज़ स्टार्ट हो गई है, बट ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो रही है। सो मेडिकल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, क्योंकि ना प्रैक्टिस हो रही है ना कुछ हो रहा है। सो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं तो। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करने वाले स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। यूक्रेन और पोलैंड से ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले तो रहे हैं, मगर उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। जी हां, ऑनलाइन स्टडी के साथ प्रैक्टिकल नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के ढेवा काबास के अर्जुन की 14 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। अर्जुन ने बताया कि एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार को यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी 14 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स तो यूक्रेन से ले रहे हैं क्लासेस और कुछ पोलैंड चले गए हैं, मतलब जिनको सेफ फील नहीं हो रहा था यूक्रेन के अंदर, तो वो पोलैंड से अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर मतलब एमबीबीएस की डिग्री के लिए सिर्फ थ्योरी ज़रूरी नहीं होता, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है। इसलिए हम ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये निवेदन है कि वो हमारे लिए यहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें और हमको यहाँ अगर कहीं दाखिला मिल जाए तो वो सही रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस में प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। तो यही मेरी भारत सरकार से गुजारिश है। रूस यूक्रेन में युद्ध के कारण मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करते हुए वहां के मेडिकल विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, जिसके चलते मेडिकल के छात्रों की भविष्य के प्रति चिंता कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन परीक्षा और इंटर्नशिप को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। ऐसे में यूक्रेन से मेडिकल सहित विभिन्न कोर्स और पढ़ाई करने वाले छात्र और उनके परिजन परेशान हैं। एग्जाम वैसे चल रही हैं, जो भी हमारे रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं वो चल रहे हैं हमारे, लेकिन जो फाइनल्स एग्ज़ाम होती हैं उसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वो हमारे एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं है अभी तक। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हमारा जो भी कदम है जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाएँ और जल्द से जल्द छात्रों को राहत दें जो कि वहाँ से आए हैं, यहाँ पर रुके हैं। जैसे तेलंगाना सरकार ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी जल्दी एक ठोस कदम उठाया। वॉर की सिचुएशन है तो हमारे एग्ज़ाम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो सुनिश्चित नहीं किए हैं अभी। लेकिन हमारा सरकार से निवेदन है कि वो हमारी जो टेस्ट है और हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट करने के लिए यहीं कुछ व्यवस्था करें। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के छात्रों का मरुधरा लौटना जारी है। इसी कड़ी में बूंदी में 4 मेडिकल छात्रों ने वतन वापसी की। छात्रों ने अपने परिजनों से अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने -4 डिग्री में 11 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बॉर्डर पार किया। छात्रों के सकुशल घर पहुंचने के बाद परिजनों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। और फिर 3 तारीख को रात को हमको बताया कि हमारी फ्लाइट है, आप इंडिया के लिए जा सकते हो। तो हम वहाँ से फिर रात से निकले और स्लोवाकिया कोशिक एयरपोर्ट के लिए आए। कोशिक एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट थी, तो कोशिक एयरपोर्ट से फिर हम वहाँ पे सुबह के 4 तारीख को सुबह 7 बजे हमारी फ्लाइट थी। तो वहाँ से हम रवाना हुए और दिल्ली एयरपोर्ट पे 4 तारीख को रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे। वहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छा प्रबंध किया हुआ था, उनका बहुत धन्यवाद। तो महायुद्ध में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।